सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय। दोस्तों, आप ई पाठशाला के इस लेक्चर सीरीज में चैप्टर देख रहे थे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। वीडियो का लेक्चर सीरीज 7 ही है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है कि चलते चलते 7वें पार्ट पे आया। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने वीडियो लेक्चर सीरीज के 6 पार्ट देखे होंगे। 7वां पार्ट आपको जब भी समझ में आएगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पूरी तरीके से काफ़ी अच्छी हो गई, तो उसके बाद हमारे प्रिंटिंग कल्चर में एक नया सिनेरियो जुड़ता है। वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में समझेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, दैट इज़ आई एम कवरिंग ऑल्सो, जो आपको कुछ बेसिक समझना होगा, जहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आप सभी लोग अगर नए हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज़ पे, तो क्लास 10th की पूरी हिस्ट्री आप हमारे साथ कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आपको सारे चैप्टर हिंदी इंग्लिश में मिलते हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं नोट्स, तो ऑफकोर्स आप हमारे साथ हमारी ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी करनी है आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे आपके टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इस पूरे चैप्टर का पार्ट 8 पॉइंट है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि प्रकाशन के नए स्वरूप। उसके बाद वुमेन्स एंड प्रिंट, एंड देन उसके बाद प्रिंट एंड द पुअर पीपल, एंड देन लास्ट में जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे प्रिंट एंड द सेंसरशिप। मतलब बेसिक बातें हम इसमें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में लास्ट पार्ट पे अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और सोचते हैं यार लास्ट पार्ट, इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब लास्ट पार्ट पढ़ने से क्या होगा। नहीं, आपको बहुत कुछ आइडिया, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत कुछ नॉलेज आपको लास्ट के पार्ट में ही समझने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रकाशन का नया रूप, यानी कि छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जागी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों पर अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे, अपने भोगे हुए रिश्ते को देखने की चाहत बलबलाती होती गई। और यहाँ पे यूरोप के विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विधा इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली अख्तियार कर ली। अपने पाठकों को इनमें अनुभव का नया संसार और मानव जीवन की विविधता का बोध प्रदान करा। मतलब प्रिंटिंग कल्चर ने किस तरीके से यूरोप की टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेके आए, और जो चीज़ यूरोप के अंदर प्रिंटिंग मशीन के थ्रू लोगों ने यूरोप में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा, अपने जीवन को, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनको सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पन्नों पे उतार के लोगों के सामने पेश करा। सेम ऐसा ही इंडिया के अंदर भी हुआ। जब पब्लिकेशन का सिस्टम आया, लोग अपने नाम पे, अपने जीवन पे, अपने एक्सपीरियंस पे जो भी कुछ हो सकता था उन्होंने उसके ऊपर लिखना चालू करा। मकसद और फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों को किताबें जो लोग पढ़ रहे थे उनको एक पढ़ने का एक नया एक्सपीरियंस मिला। नए पाठक वर्ग जैसे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और उसके बाद यंग लोग, इन सभी लोगों को पढ़ने के लिए नई नई चीज़ें मिलने लग गई। क्योंकि यहाँ पर जब वो इंडिया के अंदर आया तो इंडिया के अंदर कुछ बदलाव हमें देखने को मिले। और ऑफ कोर्स वो यूरोप के कंपैरिजन में तो बदलाव होंगे ही ना। अब सारी की सारी कॉपी तो, मतलब सारी की सारी चीज़ें तो हम उठा नहीं सकते हैं पूरे के पूरे यूरोप की। कुछ अपनी भी छवि दिखाएंगे ना, तो जो अपनी छवि दिखाएंगे वही चीज़ आपको इसमें एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। वो क्या है, देखते हैं। सबसे पहले न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, दैट मीन्स प्रकाशन के स्वरूप में प्रिंट ने एक नई तरीके की राइटिंग पैदा करी, नई तरीके की भूख पैदा करी। लोगों ने ऑफकोर्स अपनी लाइफ, अपने जीवन को खुलेआम संसार के सामने दिखाना चालू कर दिया। और उसके बाद इन सभी चीज़ों के साथ साथ नंबर ऑफ इंक्रीजिंग प्रिंटिंग प्रेस, बहुत तेज़ी से प्रिंटिंग प्रेस भारत में बढ़े। लोगों ने विजुअल इमेज कुड बी ईजिली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज़। जब लोग लिखते थे ना, तो लिखने के बाद आप देखते हो कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना बहुत आसान हो गया था प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। लेकिन लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं किताबें जो लिखी जाती है उसमें विजुअल इमेज का बहुत तगड़ा रोल होता है। उससे वो कहीं ना कहीं आप देखोगे और ज़्यादा मीनिंगफुल लगने लग जाती है। इतिहास के अंदर जब 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो
अबुल फजल ने, जो अकबर के एक इतिहास करता थे, उन्होंने बताया कि जो प्रिंटिंग होता है ना, वो एक तरीके का मैजिकल आर्ट होता है। मतलब आप लिखो मत, पर पिक्चर के थ्रू लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखा दोगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे इंसान लिखा हुआ नहीं, पिक्चर के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ पाता है ना। तो इसकी शुरुआत हमारे इंडिया में हो चुकी थी और आप देखोगे एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग शेप। और एक तरीके का 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते लोगों ने पिक्चर के लिखने के साथ साथ लोगों ने बड़ी बड़ी चित्र बनाने भी शुरुआत कर दी। इसकी शुरुआत भारत में राजा रवि वर्मा के द्वारा होता है। अगर आप सभी लोगों ने रंगरसिया मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। ये मूवी आपको बताती है कि किस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर के साथ साथ एक जो विजुअल शेप्स है, मतलब अमीर गरीब अपने घरों में सजाने के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, अपने घरों के अंदर वो कहीं ना कहीं पिक्चर्स लगाता है। उसकी शुरुआत राजा रवि वर्मा ने भारत के अंदर करी थी। अगर आप देखो तो कुछ ये पिक्चरें हैं जो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई हैं। ये पिक्चरें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि आर्ट का जो स्तर था, जो पिक्चर्स का स्तर था, वो भारत में कितनी तेज़ी से बढ़ा और कहाँ तक पहुँचा। इवन लोग घरों के अंदर जब कैलेंडर, चीप कैलेंडर प्रिंट और ये सब चीज़ अवेलेबल होने लग गया बाज़ार में, तो पुअर लोग जो है अपने दीवारों को सजाने के लिए अपने घर में इन चीज़ों को लगाया करते थे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रिंटिंग कल्चर के लिए एक अलग देन साबित हुई। और आप देखोगे दिस प्रिंट बिगिन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड द कल्चर। और ऐसी चीज़ों ने ही समाज में कहीं ना कहीं एक राजनीति, समाज, परंपरा और हमारे धर्म, इनकी सोच के बारे में लोगों को एक जगह बनानी चालू कर दी। तो दोस्तों उसके बाद लोगों ने फिर बाद में जैसे प्रिंटिंग कल्चर हुआ तो लोगों ने क्या क्या कहते हैं कैरिकेचर्स बनाए, दैट मीन्स पत्रिकाओं के अंदर कुछ कार्टून बनाए। ये कार्टून प्रकाशित हुए 1870 के दशक में। ये दिखाने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से मीडिया, किस तरीके से राजनीति, किस तरीके से अंग्रेज, मतलब कितना लोग कार्टूनों के थ्रू उपहास दिखाने की कोशिश करते हैं। लोग दिखाने की कोशिश करते थे कि मतलब लिखा ना हो पर पिक्चरों के अंदर कार्टून भी ऐसा बना हो जो लोगों को समझ में आ सके। तो इसकी शुरुआत भी 1870 के दशक में हो गई। जैसे कि आज की डेट में मेम्स होता है ना, आज की डेट में मेम्स दिखाए जाते हैं और मेम्स में मीनिंग्स बहुत सारी दिखा दी जाती है, तो मेम्स के थ्रू ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाता है। तो ऐसा ही सेम कार्टून में भी ऐसा हुआ। अब 8.1 में महिलाएं और प्रिंट के बारे में काफ़ी कुछ समझाया गया है। बताया गया है कि लोग, महिलाओं का जीवन कैसा था, उनकी फीलिंग्स कैसी थी। लोगों ने शुरुआती समय में उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन बाद में ये देखा जाने लगा कि बहुत सारी पत्रिकाओं के अंदर महिलाओं के जीवन के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उनके साथ कितना बुरा हुआ, इन सब के बारे में नई प्रिंटिंग प्रेस सामने आनी चालू हो गई। शुरुआती समय में अगर आप देखो तो हिंदुओं को लगता था कि वुमेन्स को पढ़ाना ठीक नहीं है। उनको लगता था कि अगर पढ़ लिख जाएंगी तो समाज में विनाश का कारण बनेगी। दूसरा, मुस्लिम लोगों को डर था कि अगर कोई शिक्षित महिलाएं पढ़ लेगी तो ऑफकोर्स वो समाज में भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को फैला सकता है। ये कुरीतियाँ प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ही ख़त्म हो पाई और इसीलिए बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जो हमारे सामने दिखी, जिन्होंने एजुकेशन ली और एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारी किताबें अपने जीवन पे लिखी। जैसे रसुंदरी देवी ने अमर जीवन करके लिखा, और साथ यहाँ पे कैलाश बंसी देवी है, उन्होंने भी कुछ लिखा। उसके बाद स्त्री पुरुष तुलना पंडिता रमाबाई, उन्होंने लिखा। मतलब ये वो लेडीज़ हैं, जब प्रिंटिंग कल्चर समाज में आया तो इन लोगों ने एजुकेशन लिया। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू कल्चर से बिलोंग करती हैं लेकिन मुस्लिम किताबें पढ़ी। बहुत सी ऐसी है जो मुस्लिम थी, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन पढ़ने के बाद भी उन्होंने किताबें लिखी। तो अमर जीवन पहली लेडी रसुंदरी देवी बंगाल की थी और बहुत इंपॉर्टेंट इनकी वो थी। तो प्रिंट एंड द पुअर पीपल का साथ अगर हम देखें तो पुअर पीपल प्रिंटिंग कल्चर की वजह से 19th सेंचुरी में जो मैगजीन छपने लग गई थी वो अब आसानी से किताबें बाज़ार में उपलब्ध होने लग गई। और प्रिंटिंग कल्चर की वजह से इतनी तेज़ी से प्रिंटिंग होना चालू हुआ कि लोकल गांव में, मेन मार्केट्स में, सेंट्रल जगहों पे, जैसे आज की जगह पे मॉल्स होते हैं ना, आप कपड़े लेने के लिए मॉल्स चले जा सकते हैं। ऐसी उस टाइम पीरियड पे जब प्रिंटिंग कल्चर था तो लोगों को किताबें पढ़ने के लिए जो लाइब्रेरीज होती थी वहाँ पे किराए पे किताबें मिल जाती थी। और ऑफ कोर्स इसकी शुरुआत भी इंडिया में उसी टाइम पीरियड पे हुई। सो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगेन टू रिटर्न इन द मेनी पार्ट ऑफ द ट्रेस्ट एंड द एसे। फिर बाद में जैसे जैसे 19th सेंचुरी आगे बढ़ता चला गया तो लोगों को समझ में आया कि जाति भेदभाव भी हो रहा है समाज में और उनको ख़त्म करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
उन्होंने बताया कि दलित लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है। A.V. रामास्वामी पेरियार, इन्होंने बताया कि किस तरीके से साउथ में कितना बुरा हो रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हो ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र के मराठा बहुत बड़े, उन्होंने गुलामगिरी लिख के दिखाया कि लो कास्ट के लोग से कितना बुरा करा जाता है। तो अगर प्रिंटिंग कल्चर नहीं होता तो शायद से सती प्रथा, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करा गया, तो मे भी शायद से ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती अगर प्रिंटिंग कल्चर भारत में नहीं होता। तो लोगों ने कारखानों में जो मजदूर थे, वो बेचारे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, उनके अनुभव को शेयर करा। इवन बहुत सारे लोगों ने बॉम्बे के अंदर जो कारखानों में मजदूर है, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए लाइब्रेरीज बनवाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से मीडिया और प्रिंटिंग कल्चर बढ़ रहा था। शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन बाद में सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने कदम उठाने चालू कर दिए। वो इसीलिए कर रहे थे ऐसा कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के जो न्यूज़पेपर हैं वो गलत छापने लग जाएंगे, तो ब्रिटेन में बैठे हुए जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को गलत समझने लगेंगे। और जब गलत समझने लगेंगे तो यही प्रिंटिंग जो है बाहर ब्रिटेन में जाके प्रिंट होगा, और ब्रिटेन में जाके प्रिंट होगा तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की निंदा होने लगेगी, बुराई होने लगेगी। और इसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि हमें सेंसरशिप लगाने की ज़रूरत है। तो 1820 में सबसे पहले कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि हमें कहीं ना कहीं जो भी लोग प्रिंट कर रहे हैं, जो भी लोग पत्रिका छाप रहे हैं, जो भी कोई भी कुछ चीज़ लिख रहा है, उस पर पाबंदी लगाने की हमें ज़रूरत है। इसके लिए 1820 में शुरुआत कर दी उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि भारत में पाबंदी अगर नहीं लगेगी तो कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मीडिया, कोई भी पत्रिका, कोई भी कार्टून बनाने वाला, कोई अपनी फीलिंग शेयर करने वाला कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ छाप सकता है, जो गलत था। शुरुआती समय में ये रिस्ट्रिक्शंस बड़े ही खतरनाक थे। 1885 के अंदर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक आते हैं और कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो प्रेस के लॉज है उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिवाइव्स करने की ज़रूरत है। इवन थॉमस बेबिंगटन मैकेलो आए। इन मैकेलो ने कहा कहीं ना कहीं हमें लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेट अ न्यू रूल्स दैट रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम। और ये मैकेलो साहब भी जो थे, इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से जो प्रेस है उसकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं हमें और सही करने की ज़रूरत है। यानी कि 1820 में शुरू तो हो गया लेकिन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। 1825 में प्रेस एक्ट आया, उस एक्ट के तहत इसको और अच्छा करा गया। उस एक्ट को अगर आप देखो तो वर्नेकुलर एक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे जिन्होंने कहा जुडिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश और वर्नेकुलर न्यूज़पेपर एडिटर है ना, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो लोकल भाषाओं में कोई भी मीडिया कुछ भी छापती हो, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ शुरू करी। और उसके बाद तो आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई भारत के अंदर, उसके बाद तो अंग्रेज लोग और भी डरने लग गए कि कहीं ना कहीं जो इंडियन न्यूज़पेपर हैं, जो कार्टून कैरेक्टर के लोग छापने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गलत छाप सकते हैं। तो इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद तो वो इंडियंस को बहुत ही खराब निगाहों से देखने लग गए। तो इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि फिर बाद में जाके 1878 के अंदर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आता है। दोस्तों ये ज़रूरी है आपके लिए। और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट होता क्या है? सबसे पहले तो सोचो वर्नेकुलर क्या होता है। वर्नेकुलर का मतलब है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जैसे कि कन्नड़ के अंदर कोई अखबार लिखा जा रहा है तो कन्नड़ भाषा में लिखा जाएगा, मलयालम में लिखा जाएगा, तेलुगु में लिखा जाएगा। और ये अंग्रेजों को भाषा आती नहीं थी और इन भाषाओं को इन लोगों ने वर्नेकुलर लैंग्वेज कहा। जो भाषा मातृभाषा है हर स्टेट की अलग अलग, सरकार ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चालू कर दी। और रिस्ट्रिक्शन लगाने का मेन मकसद यही होता था कि कहीं ना कहीं प्रेस गलत ना छापने लग जाए। तो ये वर्नेकुलर एक्ट क्या था, ये पेपर में आता है। इस वर्नेकुलर एक्ट को लॉर्ड लुटियन ने क्या कहते हैं सबसे पहले पेश करा। और इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी जो रिपोर्ट छाप रहा है, जो एडिटर छाप रहा है, वो कौन से वर्नेकुलर प्रेस के अंदर है। फिर उसके बाद वो जाएगी गवर्नमेंट और उसके ट्रैक्स को देखेगी कि उसने कहाँ से इसे पब्लिश करा है, क्या पब्लिश करा है। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर वो जज करेगी कि जो भी न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है, अगर गलत लिखा है तो पहले उसे वार्निंग देगी, और अगर वो वार्निंग को इग्नोर करता है तो उसके प्रेस को सीज कर दिया जाएगा और उसकी प्रिंटिंग मशीन जो है उससे छीन ली जाएगी। तो ये वर्नेकुलर एक्ट के अंदर था। लेकिन दोस्तों ऑफकोर्स हम इंडियंस नहीं मानने वाले थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे करके जो 19th सेंचुरी आई ना, 19th सेंचुरी की एंड होने लगी, तो धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं नेशनलाइज की तरफ बढ़ने लग गए। हमने कहा कि अखबार ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक जोड़ सकता है, लोगों को बता सकता है। जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया है।
सोशल मीडिया लोगों को बता सकती है कि समाज में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। सोशल मीडिया से एकदम से सब कुछ चीज़ें फैल जाती है। सेम उस समय न्यूज़पेपर भी यही काम करता था। तो लोगों ने मतलब इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी बहुत सारे अखबार मातृभाषा में निकाले जो हमने पहले भी पढ़ लिए थे। इवन ये अखबार कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल रूल थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो मिसरूल करा था, करप्शन जो करा था, वो इनको दिखाता था। तो इसमें से आप देख सकते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने पंजाब केसरी बनाया था। पंजाब के अंदर स्पेशली जिसका मेन मकसद था कि जनता को दिखाया जाए कि कितना गलत अंग्रेजी सरकार कर रही है। बाद में ऐसा हुआ कि जो प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ चले गए थे उन लोगों को सरकार ने जेल में भेज दिया। और अगर आप देखो तो दिस लीड द इम्प्रिजमेंट इन द 1908 प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया। अब इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ छापना चालू करा और लोगों को जब जेल भेजना चालू कर दिया तो फिर आप नोटिस करेंगे बहुत बड़े लेवल पर मतलब लोगों को जेल में डाला जाने लग गया। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोग लड़ने पे और उतारू हो गए कि इतने बड़े लीडर्स को आप जेल में क्यों बंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रिंटिंग कल्चर की वजह से ही भारत के अंदर आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन आया। और फिर ये आप आने वाले चैप्टरों में देखेंगे, 3rd चैप्टर आई थिंक आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया हुआ कि प्रिंटिंग कल्चर का क्या रोल रहा नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। माय नेम इज़ विजय, आप देख रहे थे ई पाठशाला के चैनल को। ईपी फैमिली पे अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़िएगा नोट्स के लिए, और इंस्टाग्राम पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं ई पाठशाला पे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।